हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हुबली कारखाना के 25% एलडीसी जेई कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था उसी का आज प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे। आज का जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है। चलिए हम देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हुबली कारखाना के यांत्रिक विभाग से 25% पदोन्नति कोटा के अंतर्गत वरिष्ठ नहीं कनिष्ठ इंजीनियर लेवल 6 जीपी 4200, मतलब कि 4200 पद के मतलब चयन के लिए प्रश्न पत्र है यह। ठीक है, यह एग्जाम जो हुआ है 15/12/2020 को हुआ है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 15/12/2020, तो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन पुराना है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन कोई नया पुराना नहीं होता है। यह दिमाग से आप लोग निकाल लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वही पूछा जाता है रेलवे डिपार्टमेंट में अधिकांशतः जो क्वेश्चन को पूछा गया था पहले। एक सिले मतलब कि तैयार हो जाता है एक नोट्स, उसी में से क्वेश्चन को इधर उधर करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें आवंटित समय 2 घंटा था और कुल अंक 100 का था, आप देख सकते हैं। चलिए हम देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी से जो नियम लिखा हुआ है 1/3 जो भी कुछ है वो तो सब आप लोग जानते हैं। हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए। हाथ जलने के मामले में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हाथ जलने पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तो वॉश योर हैंड विथ, ये नहीं होगा, वॉश योर हैंड अंडर रनिंग कूल्ड वाटर, मतलब कि रनिंग कूल वाटर से, मतलब रनिंग कूल वाटर से लगभग 20 मिनट तक धोना चाहिए। ठीक है ना, रनिंग कूल वाटर होगा। अगर हाथ आपको जल जाए तो उस वक्त तत्काल आप लोगों को रनिंग कूल वाटर, मतलब जो पानी रनिंग में हो उसी से आपको हाथ पहले भिगोना चाहिए, धोना चाहिए। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए, शॉप फ्लोर पर हेलमेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऐसे में जनरली तो सभी लोग जानते हैं कि शॉप फ्लोर पर हेलमेट का प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ऊपर जो भी मतलब कि क्रेन, जो क्या बोलते हैं ईओटी क्रेन जो चल रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई भी चोट मतलब कि सिर में न लगे, इसलिए हेलमेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है आंसर में, फॉर सेफ्टी ऑफ हेड फ्रॉम ओवरहेड मूविंग इंटेंस। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी हेड के ऊपर चल रहे वस्तुओं से सिर की सुरक्षा के लिए। इसका हिंदी रूप यही हो गया, कोई भी हेड के ऊपर चल रहे वस्तुओं से सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग शॉप फ्लोर पर हेलमेट का उपयोग करते हैं। हम आप लोग को यह जो सजेशन या राय देंगे कि इसको वीडियो को रोक रोक करके आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाएं। ठीक है, और जो भाई मेरे यह टेस्ट जो लिया गया था टेस्ट सीरीज 7 इसी संडे को, उसी का यह क्वेश्चन है। तो जो भाई टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देते ही हैं, लेकिन उन लोगों को भी मैं कह रहा हूं कि ये ना समझे कि पीडीएफ के रूप में मेरे पास क्वेश्चन आ गया है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करें। आपको टेस्ट ले लिया गया, फिर कल हो करके उसको जो है पीडीएफ जो भी है मोबाइल निकाल करके उसको अपने कॉपी पर नोट्स बनाएं और पूरा लिखे कि ये किस एग्जाम डेट में एग्जाम हुआ था और कहाँ का क्वेश्चन है। इस तरह करके आप नोट्स बनाएं और फिर उसके बाद जो मैं वीडियो जैसे अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो को देखें, उसको फिर रिवीजिंग करें, बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको एक कॉपी की नोट्स की, मतलब कि प्रीवियस ईयर वाला जितने भी क्वेश्चन उसका एक अलग कॉपी बना ले और उसका नोट करते चले। जो भाई मेरे पीडीएफ नहीं लिया है, केवल वीडियो देखते हैं, उनको वीडियो को रोक रोक करके इनको मतलब कि नोट करते जाए, यह मेरा सलाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि चेन वायर रस्सियों के परीक्षण की अवधि क्या है? चेन वायर मतलब कि चैन वायर जो ईओटी क्रेन से जो चैन मतलब कि ऊपर से जो लटका हुआ रहता है उसको, मतलब कि चैन वायर जो उसका रस्सी जो होता है उसका कह रहा है कि परीक्षण की अवधि क्या है। तो उसका जो होता है 6 मंथ में एक बार होना चाहिए। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? बी नंबर में लिखा हुआ है कि 1 in 6 मंथ। बी नंबर में लिखा हुआ है 1 in 6 मंथ पर उसको करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा कलम ले लूं। फैक्ट्री अधिनियम के अधीन प्रधान अधिकारी कौन होता है? फैक्ट्री, देखिए यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि फैक्ट्री अधिनियम का यानी कारखाना में आपका सबसे मतलब कि अधीन प्रधान जो है मेन अधिकारी कौन है, तो वहां का जो होता है CWM होता है। ठीक है ना, कौन होता है? CWM अर्थात चीफ वर्कशॉप मैनेजर। चीफ वर्कशॉप मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार शॉप के अंदर वाहनों की गति, देखिए वाहनों की गति क्या होना चाहिए? शॉप के अंदर जो बहुत सारे लोग बाइक या 4 व्हीलर लेकर चले जाते हैं उन लोगों के लिए अधिकतम कितना स्पीड तक चलाने का अनुमति है? ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार शॉप के अंदर में कितना मतलब कि चलाने का अनुमति है, तो वो है आपको 10 किलोमीटर।
ठीक है, 10 किलोमीटर से अधिक स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाने का अनुमति है, लेकिन लोग मानते नहीं है, वो तो चलाते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन 10 किलोमीटर से अधिक चलाने का अनुमति नहीं है। इसी आधार पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्कलिफ्टर जो है, फोर्कलिफ्टर जो उसको चलाने का मतलब अनुमति कितना है, ठीक है। तो उसको जो है 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने का अनुमति है इस स्पीड से, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और 4 व्हीलर 2 व्हीलर मतलब कि जो भी मतलब कि वाहन है वो जो है शॉप के अंदर 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाने की अनुमति है। इसको कॉपी में नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि, और 6 नंबर क्वेश्चन में कि डर्मेटिव और संपर्क डर्मेटिव क्या है, इसका कारण क्या है। संपर्क डर्मेटिव और डर्मेटिव क्या है और इसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि यह जो है डर्मेटिक और संपर्क डर्मेटिव यह एक त्वचा रोग है, ठीक है ना। कौन सा रोग है पूछ रहा है कि यह क्या मतलब क्या है, तो वो क्या है, एक त्वचा रोग है। आप लिख लीजिए, दोनों त्वचा रोग है जो खनिज तेल और यौगिक युक्त खनिज तेल के कारण होता है और रासायनिक और पेंट के साथ सीधे संपर्क होता है, ठीक है ना। इसको जो है वीडियो को रोक करके लिख लीजिए कि दोनों त्वचा रोग है जो खनिज तेल और यौगिक युक्त खनिज तेल के कारण होता है और रासायनिक और पेंट के साथ सीधे संपर्क होता है, ठीक है ना। अर्थात इसका सही आंसर जो है आपको ए नंबर में दिया हुआ है। बोथ आर स्किन जो है, स्किन जो है मतलब कि ये जो है एक नंबर ए नंबर में जो दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा, जो मैंने हिंदी अभी बोला इसको ट्रांसलेट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि किस रंग में ईओटी को पेंट किया जाता है। ईओटी को किस रंग में पेंट किया जाता है। ईओटी का मतलब हो जानबे करते हैं आप लोग। ईओटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, ठीक है। क्रेन का इसमें मतलब नहीं दिया हुआ, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन उसका ईओटी क्रेन का फुल फॉर्म होता है। वो कह रहा है कि किस रंग में उसको रंगा जाता है। तो सभी लोग देखते हैं अपने अपने कारखाना में कि यह येलो कलर से रंगा जाता है, ठीक है ना, येलो कलर से रंगा जाता है। और ईओटी क्रेन के बारे में एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो इसमें बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि ईओटी क्रेन का मूविंग जो है कितने दिशा में उसको मूविंग किया जाता है, या ये भी इस तरीके से भी पूछ देता है कि उसका मतलब कि गति जो है कितने मतलब कि डायरेक्शन जो है कितने डायरेक्शन होते हैं। तो बहुत आदमी कंफ्यूजन में जो है 6 मार देते हैं, ठीक है ना। 6 ऑप्शन में आता है, मार देते हैं, क्योंकि वो लोग गिनते हैं दाएं और बाएं, 2 हो गया, आगे और पीछे 2 4 हो गया, और ऊपर और नीचे यानी 2 6 हो गया। लेकिन नहीं, यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ईओटी क्रेन का मात्र 3 डायरेक्शन होता है। दाएं और बाएं को 1 गिना जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट वाले को 1 गिना जाता है, ऊपर और नीचे को जो है 1 गिना जाएगा, और आगे और पीछे जो चलता है उसको 1। मतलब कि उसका 3 डायरेक्शन होता है, 3 दिशा में उसको हम लोग चलाते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो है 3 होगा, याद रखिएगा। 6 गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह क्वेश्चन था कि किस रंग में ईओटी को जो रंगते हैं, तो येलो में, और इसके कितने दिशा में चलाते हैं, तो ये जो है 3 दिशा में। और ऊपर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिला था कि इसके चैन वायर की रस्सियों को कितना दिन में इसको रिपेयर या देख रेख करते रहना चाहिए। तो 6 मंथ पर एक बार जरूर करना चाहिए, 6 मंथ पर एक बार करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां तक अंदाजा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि एक कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए कौन सा फर्म जारी किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए कौन सा फर्म जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ निलंबन के लिए SF1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। निलंबन के लिए SF1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें कि जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF7 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। D&AR रूल वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और जो भाई मेरे PDF लिए हैं, तो D&AR वाले जो मैंने PDF दिया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और उसको जो है पढ़ करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और जो भाई PDF लेना चाहते हैं, मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि इस वीडियो का या कोई भी PDF आपको कैसे मिलेगा, टेस्ट में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह मानक घंटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं BM लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये तो बार बार रिपीट होता है। कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह मानक घंटे क्या है जो HOER का निरंतर मतलब वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है 48 घंटा है। आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिसमें एक संडे के दिन छुट्टी होता है, और
एक दिन मतलब सप्ताह में जो है आप 6 दिन ही काम करते हैं, ठीक है। और एक दिन का ड्यूटी जो है 8 घंटा हम लोग करने का नियम है, चाहे लोग 2 घंटा करके भागा वो अलग बात है, ठीक है ना। 8 घंटा ड्यूटी है तो 8 छक 48 घंटा जो है इसका जो है HOR के अनुसार इसका वर्गीकृत जो है किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसबंदी का ऑपरेशन के लिए पुरुष रेल कर्मचारी को SCL जो है कितने दिनों के लिए दिया जाता है, ठीक है। SCL जो है कितने दिनों के लिए दिया जाता है, तो उनको जो है मात्र 6 दिन के लिए SCL दिया जाता है। कब? नसबंदी कराने पर, ठीक है। क्या कराने पर? नसबंदी के लिए उनको मात्र 6 दिन के लिए दिया जाता है। वहीं अगर महिला रेल कर्मचारी है तो वो ट्यूबोटमी मतलब कि नसबंदी कराती है तो उसको जो है 14 दिन के लिए छुट्टी दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है अगर वहीं पुरुष कर्मचारी को अगर मान लेते हैं कि उनको मतलब कि उनकी पत्नी को अगर बच्चा हुआ है तो उस स्थिति में जो है पेटर्निटी लीव जिसको हम बोलते हैं, तो उनको जो है 15 दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। 15 दिन के लिए पुरुष रेल कर्मचारी को दिया जाता है और महिला रेल कर्मचारी को एक बार में 180 दिन के लिए उनको दिया जाता है। कम से कम 5 दिन, अधिकतम 180 दिन के लिए नहीं, अधिकतम एक बार में 180 दिन के लिए उनको छुट्टी दिया जाता है, ठीक है ना। और ऐसे तत्काल वो 45 दिन का छुट्टी ले सकती है, बच्चा हुआ है उस वक्त, ठीक है ना। 45 दिन के लिए उनको मिलता है, उसके बाद जो है 180 दिन एक बार में, न्यूनतम जो है एक बार में 5 दिन ले सकते हैं, न्यूनतम जो है एक बार में 5 दिन ले सकते हैं, 5 दिन से कम आपको छुट्टी नहीं मिलता है, महिला के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और साल में 3 बार ही लेने की अनुमति है, चाहे आप 5 दिन लीजिए या 180 दिन लीजिए या 45 जो भी लेना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। लीव रूल जो मैं PDF दिया हूँ उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, बहुत सारा मतलब PDF 2-3-4 हमने दिया है लीव का PDF जो है, उसको सबको पढ़ें और कॉपी में नोट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि अंतर रेलवे तकनीकी स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कितने दिनों का SCL दिया जाता है, ठीक है ना। जब खेल प्रतियोगिता में वो लोग जब भाग लिया जाता है तो उस स्थिति में जो है कितने दिनों के लिए मतलब कि उनको SCL मतलब कि छुट्टी जो है मिलता है, स्पेशल कॉजुअल लीव जो है कितना दिन का मिलता है, तो उनको जो है 30 दिन का मिलता है। कितना दिन का मिलता है? 30 दिन का मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है 30 दिन का जो है छुट्टी मिलता है जो खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 14 नंबर में कह रहा है कि 2 से कम जीवित बच्चे हेतु रेल सेवा को डैश दिनों के पितृत्व अवकाश दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है ना। पितृत्व अवकाश मतलब पिता को जो है कितना दिन का अवकाश जो है मिलता है 2 से कम जीवित बच्चों के लिए, तो उनको जो है 15 दिन का मिलता है, तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम प्रावधानों के अनुसार दिए गए 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 3 क्षेत्र तो आप जानते हैं कि ABC है, ठीक है ना, A, B और C है, ठीक है ना। ABC 1, 2, 3 और XYZ भी लोग लिख देता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पढ़िएगा तो ABC ही आपको मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और मैं डिटेल में मैं बताऊंगा आगे चल करके। राजभाषा नियम कब पारित किए गए थे? राजभाषा नियम, ध्यान देने जो बात है कि यहाँ पर नियम पूछा जा रहा है। राजभाषा नियम जो है कब जो है पारित किया गया था? क्या नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर। तो ये जो है 1976 में जो है इसको जो है नियम पारित किए गए थे, ठीक है ना। 1976 में नियम यहाँ पर है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया, कहाँ है? 14 सितंबर यहाँ है, 14 सितंबर को यह मनाया जाता है। वहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो वह जो है विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? कौन सा मतलब कि मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो वह हो जाता है गृह मंत्रालय, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ, कहाँ लिखा है? होम मिनिस्टर, यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिसर्स, ठीक है ना। गृह मंत्रालय जो है उसका जो है महत्वपूर्ण जो है निर्णय लेने के लिए यही तत्पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 पर हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि राजभाषा नियम के अनुसार कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा के अनुसार कर्नाटक जो है किस क्षेत्र में आता है? मैंने पिछले वीडियो भी मैंने बताया था मोटा मोटी, जो मतलब कि नहीं भी याद होगा तो लगभग जो है वो जो है मार देंगे। कैसे? ऐसे अपने दिमाग से कॉमन सेंस से देखें कि जिन स्टेट का मतलब राज्य का भाषा शुद्ध हिंदी होता है वो जो है ए रीजन में आता है, मतलब कि ए क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और जिन राज्य का भाषा हिंदी से मिला जुला हो,
वो जो है बी क्षेत्र में आते हैं। और जिन राज्य का भाषा हिंदी से बिल्कुल अलग हो उसको सी क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है ना। तो इसे मोटा मोटी हम जो है हम इस तरह अपना कॉमन सेंस से माप सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर्नाटक आया, तो कर्नाटक में जो है वहां पर अलग एक कर्नाटक का केम मतलब कि मलयालम, मलयालम जो है उसका मतलब कि भाषा है, तो वो बिल्कुल अलग है, इसलिए उसको सी क्षेत्र में जो है सी रीजन में उसको रखा गया है। मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने ट्रिक बताया था कि बी रीजन वाला आप याद कर लीजिए, और बी रीजन वाला में थोड़ा कंफ्यूजन है, सी वाला तो एकदम बुझाता है कि बिल्कुल अलग हो। जैसे बी रीजन का मैंने ट्रिक बताया था कि पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, प से पंजाब, कु से गुजरात, पंगु दमन, द से दमन दीव, दमन पंगु दमन महाचंडी, म से महाराष्ट्र, च से चंडीगढ़ महाचंडी, दादर नगर को खाचंडी, दादर और नगर हवेली, खा से ख क्षेत्र, खाचंडी मतलब चंडीगढ़, ठीक है ना। तो ये जो है बी क्षेत्र में आ गए, ठीक है ना। और ए क्षेत्र में तो आप जानते हैं जो शुद्ध हिंदी बोला जाता है उसको हम बी क्षेत्र में रखेंगे। जैसे यूपी बिहार जो भी है मतलब कि ये क्षेत्र में जो आते हैं आप लोग तो जानबे करते हैं, ज्यादा बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं। और सी क्षेत्र में वैसे राज्य आते हैं जो हिंदी से बिल्कुल अलग हो, जैसे भी असम है, बंगाल है, और दक्षिण भारत के जितने भी मतलब कि स्टेट जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहाँ का तमिल भाषा है, तो वो सबका मतलब कि सी रीजन में आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है। देखिए यहाँ भी जो है 3-4 क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसको भी आप डिटेल में जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके बारे में डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और एक आता है मंडल राजभाषा, एक आता है क्षेत्रीय राजभाषा, और एक आता है केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है ना। यानी मंडल राजभाषा मतलब की समिति के मतलब बैठक कब होती है, क्षेत्रीय राजभाषा की बैठक कब होती है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है, केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक कब होती है, और ये जो है इसकी अध्यक्ष भी कौन होते हैं। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन इससे आते हैं जो कंफ्यूजन करता है, जो कि मैं आपको बता दूं, आप लोग कॉपी कलम निकाल करके इसको लिख लें। मैं बोल रहा हूं इसको आराम आराम से लिख लें। जैसे एक पहले पूछता है कि मंडल राजभाषा समिति की बैठक जो है कब होती है, तो मंडल राजभाषा समिति की बैठक जो है आपको 3 माह में एक बार होता है, ठीक है ना, मंडल राजभाषा का, ठीक है ना। और क्षेत्रीय राजभाषा का भी कार्यान्वयन समिति का भी बैठक जो है 3 माह में एक बार होता है, अर्थात मंडल राजभाषा और क्षेत्रीय राजभाषा का बैठक जो है 3 माह में एक बार होता है, और इसका अध्यक्ष उस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जो है उस क्षेत्र के जो केंद्रीय ऑफिस होगा, कार्यालय होगा, उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वहीं उस बैठक में जो समिति जो होगा उस बैठक समिति के मतलब अध्यक्ष होंगे। और 3 माह में एक बार किसका किसका, मंडल राजभाषा और क्षेत्रीय राजभाषा का बैठक 3 माह में एक बार होता है, और अध्यक्ष उसके उस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में यह क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आ गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवधि क्या है, तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 महीना में एक बार होता है। कहाँ दिया हुआ है इसमें 6 माह, यहाँ दिया हुआ है 6 माह में मतलब कि 6 मंथ में एक बार होता है, ठीक है ना। 6 महीना में एक बार होता है, और इसका जो है अध्यक्ष जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, जनरल मैनेजर। और एक होता है केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है ना, केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक जो है ये होता है साल में एक बार, अर्थात 12 माह में एक बार होता है, 12 माह में एक बार होता है। और इसका जो है अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं, पीएम के मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री होते हैं। लिख लीजिए, केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक 12 महीना में एक बार होता है, और इसके अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत सारे हमारे जो भाई कर्मचारी भाई जो पीडीएफ लिए हैं वो वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है ना। इससे हमको पता चलता है कि वो वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि हम पीडीएफ दे दिए हैं, टेस्ट भी करा दिए, पढ़ा भी दिए, या फिर भी उधर से लोग क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। जैसे अभी मैं इसका तीनों का मैं बताया, पीडीएफ भी दे दिया है, टेस्ट भी मैंने करा दिया है, फिर भी उससे उधर से आंसर क्वेश्चन लोग भेजते हैं। तो पहले हम ये बताऊंगा उन लोगों से, कहूंगा जो भाई मेरे पीडीएफ ले चुके हैं जो टेस्ट देते हैं, कि वो लोग क्या करें कि पहले तो टेस्ट दें, उसके बाद में उसको कॉपी पर नोट करें, और वीडियो जो है उन लोगों को ध्यान से देखें। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो एक क्वेश्चन पर 3, 4, 5, 10 जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसको बताता हूं, उसको फिर कॉपी में नोट कर लें, ठीक है ना, नोट कर लें तो उसको पढ़े। इस तरह करके आप लोग क्वेश्चन को मतलब भेजे, आप लोग को भेजने के लिए मैंने कहा है क्वेश्चन की जो भाई मेरे पीडीएफ ले लिए हैं वो बेधड़क क्वेश्चन को, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या याद नहीं हो, क्वेश्चन को फोटो खींचकर मेरे पास भेजें, हम उसको क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, हर तरह से आपको तैयार करेंगे। परंतु ये हम कहेंगे पहले कि उस क्वेश्चन को पहले ढूंढे कि क्वेश्चन कहाँ है। ये क्वेश्चन को ढूंढिएगा, आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आपको कंसेप्ट जो है कंफर्म कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन एगो खोजिएगा और आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो जो आपको कंफ्यूजन में था। इसलिए पहले क्वेश्चन को ढूंढे, नहीं मिले तो अंततोगत्वा मेरे पास भेजिए,
हम तो आप आंसर देने के लिए यहाँ पर मौजूद ही हैं। जो भाई मेरे पीडीएफ ले चुके हैं उन लोग के लिए सुविधा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिया। मंडल राजभाषा, क्षेत्रीय राजभाषा की बैठक 3 माह में एक बार, अध्यक्ष जो है वरिष्ठ अधिकारी उस क्षेत्र के होते हैं। और दूसरा नंबर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 महीना में एक बार होता है और उसका अध्यक्ष जो है जीएम होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक 12 महीना में एक बार होता है और प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पठायक्रम है? तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि 3 हिंदी पठायक्रम है, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ 3 पठायक्रम है। आप लोग कॉपी में नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि 70% या अधिक अंकों के साथ प्राज्ञ पास करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि क्या है? ठीक है ना। तो इसका 70% से जब अधिक हो गया तो ये जो है 2400 रुपया उनको जो है पुरस्कार, नगद पुरस्कार उनको मिलेगा, ठीक है। लखनऊ से भी भाई मेरे बहुत सारे ये वाला क्वेश्चन जो है भेजते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, जबकि मैंने वीडियो भी बनाया है, पीडीएफ भी दिया है, फिर भी ये लोग क्वेश्चन हमसे पूछ देते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पहले उसको ध्यान से देखें, पढ़ें, पीडीएफ के पढ़ें, वीडियो देखें, ढूंढें, बुक का भी हम फोटो भेज देंगे, उस बुक को खरीद लें, फिर उसके बाद में मतलब जब नहीं आपको क्वेश्चन मिलता है तो मेरे पास भेजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में क्या कर रहे हैं, राजभाषा अधिनियम 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या रखा गया है? ठीक है, 3(3) के तहत के में है क्या? तो 3(3) में यह है कि हिंदी भाषा मतलब कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लेटर का उत्तर जो है हिंदी में ही देना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 3(3) के तहत दस्तावेजों के निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो है 100%, जो ए नंबर में दिया हुआ है। 100% लक्ष्य है कि सभी लोग जो है हिंदी भाषा में कोई भी अगर आवेदन आपके पास आता है या क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी भाषा जो है, उसकी जवाब जो है, आंसर जो है, उत्तर जो है हिंदी में ही दे। 100% या लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में जो है देखिए क्वेश्चन आ गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ दिया हुआ है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो बी नंबर में दिया हुआ है। ऊपर जो हमको क्वेश्चन मिला था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि विश्व यहाँ पर लगा दिया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि आईसीएफ कोच की पीओएच जो है अवधि क्या है? देखिए एक लड़का लखनऊ से क्वेश्चन का आंसर मतलब है क्वेश्चन भेजा था, तो हम क्वेश्चन को देख करके दंग रह गए कि इतना इजी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आईसीएफ कोच का पीओएच जो है कितना होता है, ठीक है ना। जो कि मैं पीडीएफ भेज दिया हूँ, कितना वीडियो मैं बना दिया हूँ, इतना इजी और सिंपल जो रनिंग क्वेश्चन है, हमेशा जो क्वेश्चन है पूछता है। जैसे आप कहिएगा कि क्वेश्चन 2020 का है, लेकिन आईसीएफ पीओएच जो जितना भी देख रहे हैं हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग यह सोच लेंगे कि ना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आईसीएफ का पीओएच यहाँ पर पूछा है, तो आईसीएफ का पीओएच जो है 18 महीना पर होता है। जो मैंने पिछला वीडियो में भी कितना डिटेल में मैंने इसको बताया, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि आईसीएफ का पीओएच आईसीएफ का पीओएच जो है 18 महीना पर होता है और आईओएच जो है इसको 9 महीना पर होता है, ठीक है ना। आईसीएफ का पीओएच जो है पीओएच 18 महीना पर और आईओएच जो है 9 महीना पर होता है। वहीं एलएचबी का पीओएच जो है 36 महीना पर होता है और आईओएच जो है यह 18 महीना पर होता है, 18 माह पर होता है। याद कर लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में देता है आईसीएफ कोचों का पीओएच अवधि क्या है? तो आईसीएफ का पीओएच 18, आईओएच जो है 9 और एलएचबी का पीओएच 36 और आईओएच 18। याद रखिएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन कर देता है कि एलएचबी का पीओएच जो है कब होता है और SS1 SS2 SS3 दे देता है, ठीक है ना। तो SS2 में होता है, ठीक है ना। पीओएच जो है SS2 में होता है क्योंकि SS2 36 महीना पर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, वर्कशॉप A2 में प्रयुक्त वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का आकार क्या है? A2 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A2 बार बार ये क्वेश्चन हर एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मिलेगा लेकिन बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, या नोट जरूर लिख कर लीजिएगा कि वर्कशॉप में A2 इलेक्ट्रोड प्रयुक्त जो है इनका साइज क्या है? तो इसका साइज जो है 4 mm है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है? 4 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि प्लाज्मा आर्क कटिंग क्या है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा आर्क कटिंग जो है यह एक काटने की प्रक्रिया है। प्लाज्मा आर्क कटिंग जो है यह काटने का एक प्रक्रिया है
जो प्लाज्मा गैस का उपयोग करती है और उच्च गति पर दोनों लौह धातुओं को काटने में सक्षम है। ठीक है ना, वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए। इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ 27 का हिंदी में। बहुत बार सारे भाई को जब हम पीडीएफ भेजता हूँ तो बोलते हैं कि सर हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में तो पीडीएफ तो लोग ध्यान से देखते नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पीडीएफ ऊपर हिंदी में दिया हुआ है, नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, और आधे से ज्यादा केवल हिंदी में ही है। उनको एयर ब्रेक वाला चाहे जो भी कुछ मतलब जेई वाला जितने भी 400 पेज का जो मतलब पीडीएफ है वो केवल हिंदी में ही है। सीएमडब्ल्यू वाला केवल हिंदी में ही है, और वो लोग कहते हैं ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो और कहते हैं कि हिंदी में इसका आंसर बताइए, इसलिए मैं इसका हिंदी में ही आंसर मैं बोल देता हूँ 27 का। फिर से आप लोग लिख लीजिए, प्लाज्मा आर कटिंग क्या है, फिर से लिख लीजिए कॉपी में। यह एक काटने की प्रक्रिया है जो प्लाज्मा गैस का उपयोग करती है और उच्च गति पर दोनों लौह धातुओं को काटने में सक्षम है। ठीक है ना, इसका सही आंसर जो है आपको ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसी का जब अनुवाद कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा कि यह एक काटने की प्रक्रिया है जो प्लाज्मा गैस का उपयोग करती है और उच्च गति पर दोनों लौह धातुओं को काटने में सक्षम है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में क्या करा कि टिग वेल्डिंग का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है ना, टिग वेल्डिंग का पूर्ण रूप क्या है, तो टिग वेल्डिंग का होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, जो ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है, टंगस्टन का इसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। इनर्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें इनर्ट गैस का प्रयोग होता है। तो इनर्ट गैस में जो आता है आर्गन और आर्गन आर्गन और हीलियम होता है। हीलियम, आर्गन और हीलियम का प्रयोग इसमें किया जाता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। ठीक है ना, इनर्ट के रूप में आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है टिग, ये इसको जिसको टिग वेल्डिंग बोलते हैं, और एक होता है MIG मिग वेल्डिंग। ठीक है, एक होता है मिग वेल्डिंग, ठीक है, MIG। ठीक है, MIG अर्थात मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और एक होता है MAG, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, MAG यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो यहाँ एक्टिव के रूप में यहाँ पर CO2 का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है इनर्ट के रूप में आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने टिग वेल्डिंग में बता ही दिया, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इस इनर्ट के रूप में आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और मिग वेल्डिंग में भी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में इनर्ट के रूप में जो है आपको आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और MAG वेल्डिंग में जो है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग जो है इसमें CO2 का प्रयोग एक्टिव गैस के रूप में किया जाता है, क्योंकि अब मिग वेल्डिंग को जो है CO2 वेल्डिंग के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है ना, वहां पर मिग इनर्ट गैस का वेल्डिंग, इनर्ट गैस का प्रयोग क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं कि प्रयोग होता है। ठीक है ना, लेकिन आर्गन और हीलियम जो है खर्चीला गैस है, उसमें खर्च ज्यादा होते हैं, और वही काम हमारा CO2 गैस से हो जाता है। और CO2 गैस जो है हम उसमें कोई खर्च नहीं लगता है, इसलिए हम लोग आजकल CO2 का प्रयोग इनर्ट की जगह पर एक्टिव गैस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो CO2 कौन सा गैस है, एक्टिव गैस है। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था एक सेट में। हमने सेट में जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो उसमें मैंने देखता हूँ कि क्वेश्चन दिया रहता है, तो जब मैं डिटेल बताता हूँ उस समय बता देता हूँ उस समय कि कौन सा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर CO2 एक पूछ दिया था कि CO2 जो है कौन सा गैस है, तो यह एक एक्टिव गैस है। ठीक है, और ये जो है आर्गन और हीलियम एक कौन सा गैस है, तो यह एक इनर्ट गैस है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन डिटेल में मैं बताऊंगा, इसको कॉपी में नोट कर ले, ये मेरा सलाह है। ठीक है ना, ये आप लोग को राय देता हूं, और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आप लोग को क्वेश्चन कैसे याद होगा, लॉन्ग मेमोरी में कैसे जाएगा। ठीक है ना, जरूर क्वेश्चन वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, और टेक्निकल जितने भी पोस्ट हैं वो सभी के क्वेश्चन टेक्निकल शब्द ऐसे वर्ड है कि उसको मतलब कि बोलने में ही कठिनाई होता है। ठीक है ना, कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आपको दिमाग में रहेगा, ओठे पर रहेगा, लेकिन बोल नहीं पाइएगा। ठीक है ना, इसलिए पहले से तैयारी करें, पीडीएफ ले, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और उसको याद करें। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि WCB कोच का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है WCB जो है यह जो है एक ट्रांसपोर्टेशन कोड है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन या कोड है, जो ये पेंट्री कार का यह ट्रांसपोर्टेशन कोड है। ठीक है ना, जो इसमें C नंबर में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसके बारे में मैं आपको डिटेल रूप में मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, AR, देखिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा,
आर। ये जो है आपको इन्फेक्शन कैरिज, इन्फेक्शन कैरिज का, देखिए इन लेकर के मैं जीरो लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर जगह भी नहीं लिखने का और लिखने में कठिनाई भी हो रहा है, इसलिए मैं जीरो लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा आवाज को सुन करके, ठीक है। ए आर का मतलब होता है इन्फेक्शन कैरिज, ठीक है। और यहाँ पर WCB जो दिया हुआ है, WCB का मतलब आप बता ही दिए कि वेजिटेबल पेंट्री कार होता है, ठीक है। और एक होता है FAC, तो एफ का मतलब फर्स्ट क्लास AC हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास AC तो आप लोग समझ ही रहे हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और एक होता है CW, क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था WCB और ये है CW, ठीक है। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। तो CW जो है आपको 2 टीयर का है, याद रखिएगा, यह जो है 2 टीयर का यह ट्रांसपोर्टेशन कोड है। अब यहाँ पर AC अगर लगा दे तो AC 2 टीयर हो जाएगा, ठीक है ना। और एस लगा दे स्लीपर 2 टीयर हो जाए, मतलब कि AC 2 टीयर, F लगा दे तो फर्स्ट क्लास 2 टीयर हो जाता है, ठीक है ना। तो FAC CW यहाँ पर अगर लिख दे FAC CW तो फर्स्ट क्लास AC 2 टायर हो जाएगा। लेकिन इतना खाली ध्यान रखिए जिसमें CW लगा हो वह 2 टायर हो जाता है, ठीक है ना। और CN जो होता है CN, तो CN जो होता है यह 3 टायर होता है, ठीक है ना, ये CN। अब यहाँ पर AC लगा दीजिएगा तो AC 3 टायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम AC लिख दें तो AC 3 टायर हो जाएगा, यहाँ पर हम AC लिख दें तो AC 2 टायर हो जाएगा। और FAC जैसे यहाँ पर दिया है तो फर्स्ट क्लास AC हो जाता है, ठीक है। और चेयर कार एक होता है, चेयर कार का जो होता है CZ होता है, याद रखिएगा CZ का ये होता है चेयर कार, ठीक है ना। CZ जो है चेयर कार का होता है। अब इसमें AC लगा देंगे तो AC CZ मतलब AC चेयर कार हो जाएगा, ठीक है। FAC लगा देंगे फर्स्ट क्लास AC चेयर कार हो जाएगा। लेकिन चेयर कार CZ खाली याद रखिए, जिसमें भी CZ लगा हो वह चेयर कार हो जाएगा, ठीक है। और पावर कार का जो होता है, पावर कार का होता है आपको RM जो होता है पावर कार का होता है, ठीक है ना। RM जो है जिसे लिखता है WLLRM, नहीं LLRM, लगेज कम ब्रेक बैन उसका होता है, ठीक है ना। पावर कार का उसका लगेज कम ब्रेक कौन LL इसमें लगा होता है। और RM जो है ये जो है पावर कार का होता है, पावर कार का जो है RM होता है। इसको जो है कॉपी में नोट कर ले मेरे भाई, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है आपको जल्दी नहीं मिलता है, खोजिएगा। जैसे में कि AR जो है कहीं अदर जगह मिलेगा, FAC कहीं दूसर जगह मिलेगा, फिर CW कहीं अदर मिलेगा, CN। तो कहने का मतलब है कि बार बार आप ढूंढिएगा यहाँ वहाँ, लेकिन यह क्वेश्चन वीडियो में आपको एक जगह बता दिया गया, इसलिए कॉपी में आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इतना मेहनत करते हैं आप लोग को केवल लाइक और शेयर ही तो करना है। मान लेते हैं कि अपने दोस्तों जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ नहीं शेयर कर सकते, इसलिए कि वहाँ पर आप तो खुद ही कंपटीशन के क्षेत्र में है और वहाँ जो है आपसे आदमी, लेकिन आपके दोस्त अदर अगर डिवीजन में है तो वहाँ जरूर शेयर कर दें, इसलिए कि हम उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को केवल शेयर ही तो करना है, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। इतना मैंने डिटेल में इसीलिए मैं बताता हूँ ताकि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग शेयर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, 30 ना, इसके पहले क्या, हाँ ठीक है 30 नंबर कह रहा है कि CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत क्या प्रतिशत EIW की अनुमति है, ठीक है ना। तो इसका जो है आपको कितना हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में 15%, ठीक है ना। CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत क्या प्रतिशत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 15%, ठीक है ना। याद रखिएगा कितना हो जाएगा 15%। मैं इसको इस तरह कर दे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना, 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसी भी कार्य के लिए अगर 26,700 मैन घंटे की अनुमति दी जाती है तो अपेक्षित कुल मैन पावर कितना होगा, ठीक है ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि यह जो है रटन विद्या द्वारा मान लेते हैं ये क्वेश्चन आए तो रट करके तो आंसर मार दीजिएगा 132, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको नहीं, इसमें जो है मैं आपको डिटेल में मैं बता दूं कि जितने भी आपको घंटा दिए हुए हैं उसमें जो है आपको 200 से भाग दिया जाता है। क्या होता है उसमें जो है 27,600 में, इसमें अगर 200 से भाग कीजिएगा तो 200 से 0 कट जाता है और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 और 1 गुणिया 3, ठीक है, यानी 133.33 आता है, ठीक है ना। तो इसके लगभग में जो आपको आंसर मिले वो उसको मार दीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 132 मेन घंटा, ठीक है। इसको बनाने का तरीका यही है, ठीक है, कि एवरेज औसत मेन पावर मतलब जितना दिया हुआ है मंथली उसमें 200 घंटा जो से मतलब भाग कर दीजिए, अर्थात
उसका जो जो आंसर आएगा वही उसका आंसर लगभग में जो नजदीकी का आंसर होगा वही मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसी भी कार्य के लिए 100, चलिए इसको पहले मिटा दें, 100 मेल घंटे मूल समय है तो थकान भत्ता प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाता है 12.5% हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कितना हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोनों के दोनों। ठीक है ना, कितना बार बार रिपीट होता है, कितना होता है, थकान भत्ता जो है 12.5% दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सेफ का मतलब क्या है, सेफ। तो मैं देख लूं इसका जो है इसमें आंसर जो है नहीं दिया, इसका सही आंसर जो है इसका एंटी हो जाएगा, डी नंबर में नॉन ऑफ दीजिए, इसका जो है इसमें फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कक्षा 3 यानी ग्रुप सी के कर्मचारियों को कितने पोस्ट रिटायरमेंट पास दिए जा सकते हैं जिन्हें 25 साल और ऊपर की सेवा कर ली हो। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो भी मैंने बताया था, और जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उनको मैंने पूरा पीडीएफ जो है पास पीटीओ लीव इंसेंटिव जो सभी का जो मैंने पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ में मैंने दिया है, मतलब कि ये पास पीटीओ वाले में वो जाकर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मैं डिटेल में आप लोगों को भी मैं बता दूं कि देखिए 20 साल से अगर कम सेवा अगर किए हैं, काम किए हैं, ठीक है ना, 20 साल से कम किए हैं तो रिटायर अगर कम किए हैं और रिटायर हो गए तो आपको कोई मानार्थ पास जो है नहीं मिलेगा, पोस्ट रिटायर जो है मतलब नहीं मिलेगा। और 20 साल से ज्यादा, 20 साल से ज्यादा और 25 साल से कम, 25 साल से कम यानी 20 से 25 साल के बीच अगर किए हैं तो आपको एक सेट पास मिलेगा। ठीक है, और 25 साल से अधिक, 25 साल से अधिक या 25 साल तक, 25 साल या उससे अधिक अगर आपको ड्यूटी किए हैं, अब रिटायर आप होते हैं तो 2 सेट पास आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे कर्मचारी भाई मेरे दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि ग्रुप सी कर्मचारियों को कितने पोस्ट रिटायरमेंट पास दिए जा सकते हैं जिन्हें 25 साल और ऊपर सेवा हो, मतलब कि 25 साल से अधिक जो सेवा कर लिए हो उनको जो है 2 सेट पास मिलेगा। ठीक है ना, वहीं यहाँ ग्रुप सी का जगह पर अगर मतलब कि कोई अधिकारी हो तो उनको 3 सेट पास मिलता है। ठीक है ना, अधिकारी यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है ना, अधिकारी अगर मतलब कि रहेगा, ठीक है, राजपत्रित कर्मचारी उसके जगह पर लिखता है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी जो है या अधिकारी रैंक के हैं वो जो है 25 साल से ऊपर अगर ड्यूटी वो लोग कर लेते हैं तो उनको 3 सेट पास मिलता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ग्रुप सी कर्मचारी की बात किया जा रहा है तो ग्रुप सी कर्मचारी के लिए आपको 20 साल से अधिक और 25 साल से कम हो तो 1 सेट, और 25 साल या उससे अगर अधिक मतलब कि अगर ड्यूटी किया तो रिटायरमेंट के बाद 2 सेट पास मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। ठीक है, 35 में क्या करें कि माइनर पेनाल्टी की जांच करने, देखिए यहाँ पर आ गया जांच करने के लिए, अब माइनर पेनाल्टी नहीं कीजिएगा तो SF 11 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनर पेनाल्टी के लिए SF 11 जो है दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है कि जांच के लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 11 के बी हो जाएगा। ठीक है ना, कौन हो जाएगा, 11 के बी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। छोटी शास्त्री माइनर पेनाल्टी के लिए जांच करने के लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है, तो 11 के बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और छोटी शास्त्री पर बड़ी शास्त्री कार्यवाही के लिए 11 के ए का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें नहीं दिया है, याद लिख लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए। जो भाई मेरे मतलब कि टेस्ट देते हैं उन लोग को तो वीडियो देखना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि जब टेस्ट देते हैं तो एक ही क्वेश्चन उनके सामने होता है, लेकिन जब मैं टेस्ट लेने के बाद जो मैं टेस्ट सीरीज 7 का यह क्वेश्चन है जो उसके बाद जो मैं वीडियो बनाता हूं तो पूरे कंफर्म करता हूं, और एक क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन मैं 4 क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं बताता हूं, तो उस वक्त उसको कॉपी में एक नोट्स बनाए और रिलेटेड क्वेश्चन को वहां पर लिखते जाए। ठीक है ना, विशेष करके जो भाई मेरे पीडीएफ लिए उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो वीडियो इस प्रकार देखते हैं तो उनको तो वीडियो रोक रोक करके ऐसे करना होगा। ठीक है, तो मैं अभी बताया कि ऐसे माइनर पेनाल्टी के लिए SF 11 का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जांच का क्वेश्चन है तो जांच के लिए 11 के बी का प्रयोग किया जाता है, और छोटी शास्त्री पर बड़ी शास्त्री की कार्यवाही के लिए 11 के ए का प्रयोग किया जाता है। छोटी पर बड़ी शास्त्री के लिए 11 का ए, जांच के लिए 11 का बी, और खाली अगर कहे माइनर पेनाल्टी के लिए कौन सा फर्म का प्रयोग किया जाता है तो 11 प्रयोग किया जाता है, SF 11।
D&AR वाला जो मैंने PDF दिया है उसमें जाकर देख ले, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान जब वृद्धि हो जाता है तो उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और किसके कारण होता है, अधिकतम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा होने से कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर में हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, जिसका सही आंसर देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा ए नंबर में हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है हिंदी में पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि लिख लीजिएगा। जो भाई कहते हैं कि हिंदी में आंसर बताइएगा सर, ठीक है। अब देख रहा है PSC का मतलब क्या, PSC मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, PSC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्टली आर्टिशियल सेप्सियंस, मतलब कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही उत्तर ए है 37 का। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 13 मतलब कि 38 13 किस स्टोर प्रक्रिया के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसको लिखा देता हूं आप लोग को, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए, भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंडेंट फॉर्म जो है SS 13 है। यह जो है SS 13 जो है यह फॉर्म का नाम है, ठीक है। ये क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है ना। तो वो कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, तो भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंडेंट फॉर्म है 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ष में एक आइटम NS इंडेंट को कितने बार दिया जाता है, NS को कितने बार दिया जाता है, तो इसका जो है 2 बार इसको दिया जाता है। कितना, 2 इंटेम्स, मतलब कि 2 बार इसको दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में इनएक्टिव स्टोर से आप क्या समझते हैं, इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मटेरियल विच आर नॉट इश्यूज फॉर 12 मंथ, मतलब कि 12 जो है 12 मंथ से जो इशू जो नहीं हुआ है वह मटेरियल जो 12 महीनों के लिए जारी नहीं किया गया हो उसको जो है इनएक्टिव स्टोर आइटम कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भंडारों में AAC का फुल फॉर्म क्या होता है, AAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो कहाँ दिया है, एनुअल एक्चुअल कंजप्शन, ठीक है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, AAC का फुल फॉर्म, ठीक है। तो आर्टिफिशियल है ना, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन यानी सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTRB का पूर्ण रूप क्या है, तो CTRB का सब लोग जानते हैं कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग होता है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग इसका फुल फॉर्म होता है, जो LHV में प्रयोग किए जाते हैं। CTRB का प्रयोग जो है, CTRB के बारे में डिटेल बता दूं कि CTRB का प्रयोग जो है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, इसका तो फुल फॉर्म हो गया, यह जो है LHV में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। LHV में इसका प्रयोग किया जाता है। और SKF जो इसमें देखिए, इसमें CTRB यह जो है 2 कंपनी का आता है, एक आता है टिमकेन कंपनी का और एक आता है SKF कंपनी का, ठीक है ना। एक 2 आता है, एक आता है टिमकेन कंपनी का और एक आता है SKF कंपनी का, ठीक है। CTRB जो LHV में प्रयोग किए जाते हैं कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, और ICF में जो है डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। DRF का फुल फॉर्म क्या होता है, DRF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो है डिफेंशियल क्या दिया हुआ है, फंड, ठीक है ना। इसमें जो है इसका सही आंसर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट रिसीव फंड और TIUN यानी ये हो जाएगा, यह गलत होगा, ठीक है। इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है। 43 का आंसर ये भी नहीं, ये होगा C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है थोड़ा इधर उधर दिया है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उसमें C आंसर था,
चलिए 44 नंबर में क्या रहा है कि CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है। CRIS, तो CRIS का होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना, मतलब कि क्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे अधिक क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, ठीक है। क्रीज जो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट में दिया है FRP, तो फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक इसका फुल फॉर्म होता है। फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक इसका फुल फॉर्म होता है। जो कहाँ दिया हुआ है फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक, डी में दिया हुआ है, ठीक है, फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक, ठीक है। और 46 नंबर में NDT का फुल फॉर्म क्या होता है 46 में, तो इसका सही आंसर जो है आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसका होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं तीनों के बारे में बता दूं कि FRP फाइबर एनफोर्स्ड प्लास्टिक जो है, आप लोग LHB कोच में जब आप सफर करते हुएगा तो अंदर में देखते हुएगा बहुत सारा चिकना जो लगता है कि एकदम प्लाई का एकदम अंदर में जो लगा हुआ लगता है प्लास्टिक टाइप का, वही एनफोर्स्ड प्लास्टिक है, ठीक है ना। और CRIS जो है मतलब क्रिस जो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो एक्सीडेंट के समय में जब इंफॉर्मेशन जो करते हैं वो CRIS को ही हम लोग देते हैं। और NDT जो है यह जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यह जो है टेस्ट करने का यह एक विधि है। और एक होता है टेस्ट UST मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट, जो हम लोग आंतरिक दरार के बारे में जांच हम लोग करते हैं UST के, जो एक्सेल की आंतरिक दरार चेक करने के लिए UST का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ऊपर ऊपरी फ्लोर की जांच करने के लिए या जो क्रैक उरेक होते हैं उनको जांच करने के लिए NDT टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है कॉफमो मतलब COFMOW, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको मैं ऊपर करके थोड़ा सा देखते हैं। इसका जो है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। तो इस 47 का सही आंसर जो है आपको A नंबर हो जाएगा, ठीक है, A नंबर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। और 48 नंबर क्वेश्चन का मतलब क्या है, SOP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो शेड्यूल ऑफ पावर, इसका क्या हो जाएगा शेड्यूल ऑफ पावर। और PL नंबर का क्या हो जाएगा, तो प्राइज लिस्ट नंबर इसका होता है। प्राइज लिस्ट नंबर जो देखिए कितना दिया है या नहीं, नॉन ऑफ द प्राइज लिस्ट नंबर, प्राइज लिस्ट लेडर नंबर, देखिए यहाँ पर D नंबर में NT होगा क्योंकि इसमें जो है प्राइज लिस्ट नंबर नहीं दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है प्राइज लिस्ट नंबर। देखिए PL नंबर जो है 8 अंक है, पिछले वीडियो भी मैंने बताया था, कोई भी 8 अंक लिख लो, 2 4 5 3 2 1, कोई भी लिख लो, 2 2 4 2 6 2 और कोई अंक लिख लो, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो प्राइज लिस्ट नंबर जो है 8 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, टोटल 8 अंक का होता है, ठीक है, 8 डिजिट का होता है। तो प्रथम 2 डिजिट जो है ग्रुप को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ग्रुप को दर्शाता है। और उसके बाद के 2 डिजिट जो है सब ग्रुप को दर्शाता है। क्वेश्चन आता है सब ग्रुप को दर्शाता है। और बाकी के उसके बाद में जो है जैसे A2 हो गया और A2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद का तीन जो डिजिट है, 3 डिजिट यह आइटम को दर्शाता है, आइटम को दर्शाता है। और बच गया ये वो लास्ट वाला जो है, ये जो है चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है ना, किसको दर्शाता है, चेक डिजिट को दर्शाता है। सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछता है कि PL नंबर का अंतिम डिजिट जो है क्या दर्शाता है, तो वह जो है चेक डिजिट को दर्शाता है। और भी पूछ देता है, देखिए इसमें कई क्वेश्चन जो है सम्मानित है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लें। PL नंबर कितने अंक का होता है, 8 अंक का होता है, जिसमें 8 अंक में प्रथम 2 अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है, उसके बाद के 2 ग्रुप सब ग्रुप को दर्शाता है, और उसके बाद के 3 जो है आइटम को दर्शाता है, और बच गया लास्ट में लास्ट अंक 1 अंक जो चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे 50 नंबर में SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये ना पूछ रहा है पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है ना। 50 नंबर का, तो 50 का सही आंसर जो है क्या लिखा है, स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज इसका जो है फुल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। चलिए हम जो है या पार्ट 1 था, और इसके बाद 50 जो क्वेश्चन बच जाते हैं उसके बाद के जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, या वीडियो नहीं तो बहुत सारे 50 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बताया था
कि आप लोग को पीडीएफ जो है कैसे मिलेगा, याद कैसे रहेगा, मैं इसके बारे में मैं 1-2 मिनट मैं बता दूं। यहाँ तक अगर वीडियो में आप लोग बने हैं तो इसके लिए थैंक यू। और आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दूं 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आईसीएफ, एलएचबी, डेमो, मेमो, वैगन, इंसेंटिव, पास, पीटीओ, लीव, कंप्यूटर, क्योंकि कहने का मतलब है टेक्निकल जितने भी क्वेश्चन हैं या डिपार्टमेंटल जितने भी क्वेश्चन है एलडीसी डब्ल्यूएम के लिए इंपॉर्टेंट सारे के सारे पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आईटीआई से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सबसे अधिक वेल्डर से पूछा जाता है, मशीनिस्ट से पूछा जाता है, मशीनिस्ट में शेपर, स्लोटर, प्लेनर, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, इस सब से पूछा जाता है, सभी के सभी यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और कहने का तात्पर्य है संडे को संडे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट वही लोग देंगे जो पीडीएफ लेंगे, जो पीडीएफ नहीं लेंगे वो टेस्ट नहीं मतलब कि देंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर पहले आप लोग सेव करें और उसमें जो फोटो लगा है पहले उसको ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही मैसेज करें। ऐसे मैसेज नहीं करें क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा, कौन कौन पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ कैसा होगा, वो सभी का सभी डिटेल उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद ही मतलब कि व्हाट्सअप पर लगे फोटो को पहले पढ़ें, उसके बाद मैसेज करें। ऐसे मैसेज न करें, ठीक है। और फोन नहीं करें, मैसेज करें, ठीक है। चलिए, चालाक आदमी के लिए इशारा बहुत काफी होता है, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मैं अगले पार्ट में 50 के बाद में क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, ठीक है। चलिए, एक अंतिम यहाँ क्वेश्चन है वो सामने है तो इसके बारे में बता दूं कि एलएचबी कोच की अधिकतम गति कितना होता है। तो अधिकतम गति जो है 160 होता है। इसका जो है कहीं कहीं देखिएगा आप लोग को मिलेगा 160 से 200 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो 160 से 200 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि 160 किलोमीटर इसको मतलब कि निर्धारित किया गया है चलाने का, लेकिन मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से आप लोग चला सकते हैं। जब इसको मॉडिफाइड किया जाएगा तब हम लोग चला सकते हैं 200 किलोमीटर तक। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि इसको जब प्रथम बार एलएचबी कोच जो है आया था ट्रैक पर तो कितना से टेस्ट किया गया था उसको, तो टेस्टिंग जो है 180 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाकर उसको टेस्ट किया गया था और 160 किलोमीटर पर घंटा चलाने का अनुमानित मतलब कि निर्धारित किया गया है, उतना ही चलता है ट्रैक को देखते हुए और 200 किलोमीटर तक मॉडिफाइड करके उसको चलाया जा सकता है, ठीक है ना। और आईसीएफ को यहाँ पर लिख देते हैं, आईसीएफ को मतलब कि 110 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जाता है और अधिकतम जो है उसको 130 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जा सकता है, लेकिन उसको निर्धारित 110 किलोमीटर रखा गया है, ठीक है। चलिए, सामने क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया। चलिए, ये जो मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा है, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और पीडीएफ प्राप्त करें, ठीक है। जो भाई लोको पायलट का भी अगर तैयार करते हैं, उनके छोटा भाई जो भी कुछ है, जो भी रिलेशन में है, वो लोको पायलट के लिए भी अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं जो टेक्निकल क्वेश्चन का, ठीक है। उन लोग को भी शेयर कर दें। चलिए, हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।